आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्रिकेट खेलना और क्रिकेटर होना दो अलग चीजें हैं। विराट, धोनी, सचिन, मैग्रा, वॉर्न, डिविलियर्स और ना जाने कितने नाम, कईयों के आइडल, बहुतों के सपने और करोड़ों के फेवरेट। हाल ही में इनमें एक और नाम जुड़ा है, नितिन मेनन। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन संबंध क्रिकेट से ही है। नितिन अंपायर हैं और हाल ही में वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर बन गए हैं। वो इस पैनल में शामिल होने वाले भारत के तीसरे अंपायर हैं। इससे पहले पूर्व कप्तान श्रीनिवासन वेंकटराघवन और सुंदरम रवि इस सूची में अपनी जगह बना चुके हैं। नितिन राइट हैंड बल्लेबाज और विकेटकीपर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं। फिर महज 22 साल की उम्र में नितिन ने क्रिकेट खेलना छोड़ अंपायरिंग में हाथ क्यों आजमाना शुरू किया? अगर कोई अंपायर बनना चाहता है तो वो क्या करे? कितना मुश्किल होता है हजारों की भीड़ और शोर के बीच एकटक आंखों और कानों को जमाए रखना। अंपायरिंग से जुड़ा सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में, और इसे बताने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं नितिन मेनन। तो नितिन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप आईसीसी के एलीट अंपायरों का जो पैनल होता है उसमें आपका नाम आया है और आप भारत के तीसरे ऐसे अंपायर बने हैं जिन्हें इस पैनल में जगह दी गई है। थैंक यू वेरी मच। इस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये जो पर्टिकुलर आपका नाम आना हुआ आईसीसी के पैनल में, जब ये आपको सूचना मिली, कैसे मिली और उसके बाद क्या रिएक्शन रहा? इतने कम समय में इस तरह की जर्नी को अचीव कर पाना, इस तरह के हाइट्स को अचीव कर पाना, कैसा अनुभव रहा ये? बेसिकली तो देखिए 2006 से मैंने अंपायरिंग स्टार्ट कर दी थी बीसीसीआई में। तो 13 साल तो हो चुके हैं अंपायरिंग करते करते, तो अच्छा लंबा समय हो चुका था। तो और उसके बाद फिर 2016 से मैं इंटरनेशनल मैचेस भी कर रहा हूँ। तो आईसीसी जो हमारा पिछले 3-4 साल का जो रिकॉर्ड देखा उन्होंने, तो उसमें उनको लगा कि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा था। तो फिर मुझे जो आईसीसी के जो जनरल मैनेजर हैं उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि इस ईयर हम आपको एलीट पैनल में इंक्लूड कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और ऑल द बेस्ट बोला। तो खुशी थी उस चीज़ की, क्योंकि इतने सालों से जिस चीज़ के लिए मेहनत करी थी तो उसका फाइनली रिजल्ट मिला। और ऑब्वियसली फैमिली भी काफ़ी खुश है इस चीज़ से कि प्रोग्रेस हुई है लाइफ में। अक्सर हम लोग क्रिकेटर्स पे बात करते हैं, अंपायर पे बहुत कम बात होती है। क्रिकेटर्स लाइमलाइट में रहते हैं, अंपायर्स बैकडोर अपना काम कर रहे होते हैं और उतना नेम फेम एक जो अंपायर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा कुछ महसूस होता है अंदर मन में कि थोड़ा तो कुछ कम है, थोड़ा और मिलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली जब भी हम अंपायर बनते हैं पहली बार, पहले दिन से हमें सिखाया जाता है कि जो गेम है उसके मेन जो कहते हैं किरदार, वो तो प्लेयर्स ही हैं। तो उनको ही ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, उनको ही सब कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्लेयर्स हैं तो ही गेम है और तो ही अंपायर्स हैं। अगर प्लेयर्स ही ना होंगे तो अंपायर्स की भी ज़रूरत नहीं है मैच में। तो इसलिए हमेशा शुरू से हमको ये बताया जाता है कि प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस ही हमेशा ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम लोगों को भी इतना कभी महसूस नहीं होता कि यार प्लेयर्स के हमको भी लाइमलाइट में क्यों नहीं मतलब लाइमलाइट क्यों नहीं मिलता है या हमको पब्लिसिटी क्यों नहीं मिलती है। तो बेसिकली हमारा काम वैसे भी बैकग्राउंड में है और सपोर्टिंग रोल है गेम में, तो हम उसी से खुश हैं। हमको वैसे भी हमारी आदत में नहीं होता है कि हमको पब्लिसिटी चाहिए किसी चीज़ की। आपके फादर भी क्रिकेट खेल चुके हैं जी, आप भी क्रिकेट खेल चुके हैं जी। क्रिकेट छोड़कर अंपायरिंग में आने का फैसला क्यों किया आपने? बेसिकली देखिए, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी प्लेयर, चाहे मैं हूँ या मेरे फादर हो या कोई भी प्लेयर हो, वो हमेशा क्रिकेट में इतनी मेहनत करता है सुबह शाम। उसका अल्टीमेट तो एम यही होता है कि वो कंट्री के लिए खेले। बट कंपटीशन इतना टफ है इंडिया में कि हर कोई उस मुकाम तक पहुंचना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, किसी के लिए हो जाता है। अल्टीमेटली तो बात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, ये ड्रीम होता है सब प्लेयर का। बट अगर वो ड्रीम अचीव करने है, हमको लगता है कि हम वो अचीव नहीं कर सकते, तो एक साइड कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है अंपायरिंग। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप अंपायरिंग में भी अच्छा करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट को महसूस कर सकते हो। आप बड़े प्लेयर्स जिनके साथ आप खेलना चाहते थे बट नहीं खेल पाए, लेकिन उनको आप करीब से देख सकते हो, उनको फील्ड पे खड़े होके उन सब चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो। तो इसलिए सोचा कि अंपायरिंग ही सबसे बेस्ट चीज़ है
अदरवाइज कोचिंग देखा जाए तो कोचेस का कोई इतना रोल होता नहीं है, वो तो अल्टीमेटली बाहर ही बैठे रहते हैं मैच में। और कमेंटेटर्स भी ऐसे हैं जो मैच को अंदर से फील नहीं कर सकते, जो एक अंपायर फील कर सकता है। लाखों की हजारों की भीड़ के सामने अंपायरिंग करने की जो चुनौती है वो कितनी मुश्किल है? वैसे तो काफ़ी टफ होता है। आई थिंक इंडिया ही सबसे टफेस्ट प्लेस है अंपायरिंग करने के लिए, बिकॉज जिस तरह के हमारे स्टेडियम्स हैं उनमें जितने लोग आते हैं, जितने शोर मचाते हैं, तो वो काफ़ी टफ होता है। स्पेशली जो कॉर्ड बिहाइंड सुनने में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती उस चीज़ के लिए, तो टफ तो होता है, ये बात तो है। बट अगेन ये है कि हमारा एक्सपीरियंस जो इतने सालों का होता है उससे वो हमको सिखाता है कि कैसे मैनेज करना है इन सब सिचुएशंस को। तो ऑब्वियसली कि यही इसलिए इतना लंबा समय लगता है एलीट पैनल में आने में, क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में, चाहे वो आप खिलाड़ी हो या अंपायर हो। इसलिए ये हम सब चीज़ें सीख लेते हैं एक्सपीरियंस से कि कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। और टेस्ट मैच में ज्यादा मुश्किल होती है, वनडे में होती है या T20 में होती है? कहाँ सबसे ज्यादा मुश्किलात आती हैं अंपायरिंग के लिए? देखिए बेसिकली तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट है, बिकॉज वनडे और T20 तो क्या है, एक दिन का गेम है। मोस्टली बैट्समैन डोमिनेटेड गेम होते हैं जहाँ पे रन्स बनते हैं। बट एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट जैसा है जिसमें बहुत ही चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जब नया शुरू का दिन हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे गेम जब प्रोग्रेस होता है तो बॉल रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो जाता है। फिर चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है। तो इस तरह से हर दिन अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती हैं टेस्ट मैच में, तो वो आपको पूरी तरह से टेस्ट करती है हर सिचुएशन के लिए। इसलिए और इवन मैचेस जब होते हैं तो बहुत क्लोज मैचेस भी होते हैं आजकल तो टेस्ट मैचेस सारे। तो इसलिए आई थिंक टेस्ट मैच ही सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है। आईसीसी का जो एलीट पैनल है उसमें भारत जी। के अंपायरों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय अंपायर विश्व स्तर के क्रिकेट की अंपायरिंग के लिए फिट नहीं बैठते हैं या फिर कोई और कारण है? नहीं, एक्चुअली बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले ये एलीट पैनल जो स्टार्ट हुई है पिछले 15 सालों से ही हुई है। तो जब भी हमारे इंडियन अंपायर जब इंटरनेशनल मैचेस करते थे उस टाइम पिछले 15 सालों में, तो उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था, ऐसा कोई खराब नहीं था। अच्छा ही था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय एलीट पैनल में जब इनको जगह बनाने का मौका मिलना था, तब एलीट पैनल के ही अंपायर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे कि वो इंडियन अंपायर्स को उसमें चांस नहीं मिल पा रहा था। अदर और फिर क्या हो रहा था कि जब उनका पीक खत्म हो गया उसके बाद तो ऑब्वियसली कोई चांस देगा नहीं। तो इसलिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये था पहले कि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी इंडियन अंपायर्स को। बट अभी चीजें चेंज हो रही है पिछले 2-3 सालों से, तो होपफुली आगे और अंपायर्स इंडियन अंपायर्स आईसीसी एलीट पैनल में आएंगे। जैसे क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपका कोई क्रिकेटर आइडल होता होगा। जी। अब आप अंपायरिंग करते हैं, अंपायरिंग में भी कोई आइडल है क्या आपका कि मतलब ये अंपायर मेरे लिए आइडल है? बेसिकली आइडल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये जरूर है कि जैसे जब साइमन टॉफल अंपायरिंग करते थे शुरू में, तो उनको देख के लगता था कि यार ये बंदे में है अंपायरिंग के, मतलब अगर अंपायरिंग को जो भी गुण सीख सकते हैं तो इस बंदे से सीख सकते हैं, तो ऐसे। बट आइडल नहीं मानूंगा मैं कि यही आइडल है, क्योंकि जितने भी अंपायर्स के साथ मैंने पिछले 10-15 सालों में काम किया है, चाहे वो इंडियन अंपायर्स हैं या फॉरेन अंपायर्स हैं, तो सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। तो बस ऐसा कुछ आइडल नहीं है कोई मेरा। अब बहुत लोगों का सवाल है कि अगर वो जी। अंपायर बनना चाहता है, क्रिकेटर कैसे जी। बना जाता है बहुत लोगों को पता है, जी। जानते हैं। जी। अंपायर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जी देखिए, सबसे पहले तो बेसिक लेवल यही है कि जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ की सिटी के जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, वो एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जिनको आपको क्लियर करना पड़ता है। तो बेसिकली उसमें क्रिकेट के लॉज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्वालिफ़ाई करते हो। फिर वो स्टेट एसोसिएशन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। फिर आपको वो सेकंड एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है। वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं स्टेट वाली, आगे बीसीसीआई को भेजा जाता है। तो फिर बीसीसीआई फिर उन सब चीज़ों को फिर लेके फिर एक ऑल इंडिया की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके अंपायर्स की एक एग्ज़ाम होती है। फिर अल्टीमेटली जब आप उस एग्ज़ाम को भी पास कर लेते हैं तो फिर आप बीसीसीआई के मैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन एलिजिबल हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे जो बीसीसीआई के मैचेस होते हैं, चाहे वो रणजी ट्रॉफी मैचेस हो, अंडर 19 के मैचेस हो, उसमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है। फिर उस परफॉर्मेंस में आपको आईपीएल में चांस मिलता है। फिर आईपीएल की परफॉर्मेंस से आपको इंटरनेशनल मैचेस में चांस मिलता है। एंड अल्टीमेटली इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा करने से फिर आपको एलीट पैनल में चांस मिलता है। तो ये प्रोसीजर होता है। अंपायरिंग में कभी आप जब फील्ड से वापस आते हैं तो आप किसी फैसले के बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये फैसला और अच्छा दिया जा सकता था? जी, बिल्कुल होती है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम भी इंसान हैं तो हमसे भी कहीं न कहीं गलतियाँ होती रहती है मैच में। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बिल्कुल परफेक्ट है, हर हर मैच में हम लोग 100% डिसीजंस नहीं देते हैं।
तो जहाँ पे भी गलती होती है तभी हम लोग उसको आके मैच के बाद आके, चाहे वो वीडियो फुटेज हो वो देख सकते हैं, तो फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हम सोच रहे थे, क्या बढ़िया और बेहतर कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में। तो ये सब तो जैसे जैसे प्लेयर्स वीडियो एनालिस्ट का यूज़ करते हैं उसी तरह अंपायर भी यूज़ करते हैं, ताकि अल्टीमेटली सबका एम यही होता है कि कम से कम गलतियाँ हो और गलतियों से ही सीख सकते हैं हम लोग। कोई एक किस्सा सुना सकते हैं कि जो आपने कभी गलती से कोई गलत फैसला दे दिया होगा और अगर आपको सुधारने का मौका मिले उस फैसले को, मान लीजिए, तो आप किस फैसले को सुधारना चाहेंगे अपने लिए? कौन से मैच के किस फैसले को? वैसे तो जितनी भी गलतियाँ करी सभी सुधारने की कोशिश करना चाहूँगा मैं, बट ऐसा अगर एक फैसला हो तो फिर मे बी लास्ट ईयर एक इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच था, उसमें मैंने क्विंटन डिकॉक को LBW नॉट आउट दिया था और वो बॉल एक्चुअली जाके स्टम्प्स को लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से शायद बॉल लेग स्टंप को मिस करता। तो वो डिसीजन ऐसा है जो मैं सोचता था कि शायद मैं इसको आउट दे सकता था उस टाइम पे। तो एक वो डिसीजन है जो मुझे लगता है कि मुझे अभी मतलब अगर वो एक डिसीजन चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ मैं। और एक कोई डिसीजन जो आपने, जिसके लिए आपने अपने आप को भी बहुत प्राउड फील किया होगा कि ये डिसीजन काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत बारीकियों को समझते हुए बहुत एक अच्छा फैसला जो हुआ मैंने किया। ऑफ कोर्स, जैसे लास्ट ईयर का IPL फाइनल था, लास्ट बॉल पे चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन चाहिए थे और लास्ट विकेट सॉरी एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और मलिंगा ने लास्ट बॉल पे शार्दुल ठाकुर को LBW आउट किया था। तो वो एक डिसीजन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जो प्रेशर था उस टाइम पे, बिकॉज IPL का फाइनल है, लास्ट बॉल है, 2 रन चाहिए और इवन चेन्नई सुपर किंग्स के पास DRS भी नहीं था, उनका यूज़ कर लिया था हम लोगों ने। तो अगर बाई चांस वो मेरा डिसीजन गलत भी हो जाता तो फिर हो सकता था कि सब मुझको ब्लेम करते कि मेरे कारण CSK मैच हार गई। तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर था, उस इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर आई थिंक वो मेरा आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। कोविड के बाद आप क्रिकेट के भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, थिंग्स तो चेंज रहेंगी, थोड़ा पहले से तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट यही है कि इंसान को सब, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो या क्रिकेट हो, बदलाव के साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा खुद को भी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आएंगे, स्पेशली जो है बॉल को थूक नहीं लगा सकते प्लेयर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग भी इवन फील्ड के अंदर भी फॉलो करनी पड़ेंगी चीज़ों को, बॉलर्स कैप नहीं दे पाएंगे अंपायर्स को, और क्वारंटाइन करना पड़ेगा काफ़ी टाइम पहले सीरीज स्टार्ट होने के। तो ये सब चैलेंजेस होंगे, अभी 1-2 साल तक ये चैलेंजेस रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से पूरा कोविड खत्म ना हो जाए इस वर्ल्ड से। तो ये चैलेंजेस तो डेफिनेटली अभी होंगे, अगले मिनिमम 1 साल तो ये चैलेंजेस रहेंगे सभी के लिए। बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेलना बड़ा मुश्किल है, क्या बिना दर्शकों के स्टेडियम में अंपायरिंग भी बहुत मुश्किल होने वाली होती है? नहीं, ऑनेस्टली, बिकॉज अगर हैं भी तो भी कोई हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा मैंने बोला कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों को याद नहीं रखते। एक बार हम लोग फील्ड पे चले आते हैं तो फिर उसके बाद हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कि लोग देख रहे हैं मैच, या टीवी चालू है, कैमरा चालू है, या कौन सा प्लेयर खेल रहा है। ये सब चीज़ों पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, हम तो बस बैट और बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बस। किस खिलाड़ी को आउट देते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी कभी आपको कि यार ये मेरा फेवरेट है, इसे मैं आउट दे रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एज आई सेड कि हम कभी भी इमोशंस के साथ अंपायरिंग नहीं करते, हमको कभी भी ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है या कौन बॉलिंग कर रहा है। इसलिए हमने कभी भी ऐसा कभी भी नहीं लगा, चाहे मैंने रोहित को कितनी बार आउट दिया है या विराट को आउट दिया है, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको आउट क्यों देना या नहीं देना, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे इमोशनल होकर अंपायरिंग नहीं कर सकते, हम हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं। वो तो न्यूट्रल रहना आपका काम है और आप उसे बखूबी निभाते हैं फील्ड पे, हम लोगों ने देखा है। एक कोई घटना किसी खिलाड़ी के साथ आप सुना सकते हैं जो आपको याद हो कि किसी खिलाड़ी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई हो, कोई ऑन फील्ड या ऑन रिकॉर्ड बातचीत जो आप बताना चाहें? वैसे तो काफी बातें चलती रहती है, मस्ती मजाक भी चलते रहते हैं काफी, मतलब ऐसा, मतलब कोई स्पेशल इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं शेयर कर सकता हूँ, बट ये है कि जो भी अगर टीवी पे नहीं भी दिखते हैं तो भी हम ओवर्स के बीच में काफी प्लेयर्स और अंपायर्स के बीच में बातचीत होती रहती है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं बता सकता किसी चीज के लिए, बट ये है कि जो जैसे सपोज इवन अगर विराट फील्ड पे काफी एग्रेसिव लगते हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो इंसान बहुत अच्छा और हंसी मजाक भी करता है बीच बीच में। तो ऐसा बस कोई खास ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं बता सकता मैं। अच्छा, ये आपने एग्रेशन की बात की, अक्सर हम लोग टीवी पे देखते हैं कि दो टीम के खिलाड़ी आपस में गहमा गहमी कर लेते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। उस समय स्थिति को संभालना कितना मुश्किल होता है और कितनी जल्दी संभाल लेते हैं अंपायर?
वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है मैच की और कौन से दो प्लेयर्स हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होता है वो उसके हिसाब से ही रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिकेट एक बेसिकली एक आउटडोर स्पोर्ट्स है, तो कभी कभी थोड़ा एग्रेशन होना भी चाहिए गेम में, अदरवाइज गेम का मजा नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं कि कब हमको इंटरफेयर करना है दो प्लेयरों के बीच में, कब नहीं करना है। क्योंकि वो स्कूल के बच्चे नहीं है छोटे छोटे जिनको हमको हर चीज़ सिखानी पड़ती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से ही इंटरफेयर करते हैं। और डिपेंड अगर बात ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है तो फिर ऑफकोर्स हमको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत तो बातचीत इधर उधर एग्रेशन तो थोड़ा बहुत फील्ड पे चलता ही रहता है। एक दो क्रिकेट के नियम है जो हमें बड़ा अजीब लगते हैं। रियल अंपायरिंग में कभी ये घटना आई है कि वो जैसे अगर 3 मिनट के अंदर कोई फील्ड पे नहीं आया तो उसे आउट दे सकते हैं, तो ये सब होता है क्या वहां पे भी? हाँ हाँ, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं हुआ है आज तक कभी, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा है कि हमको पता पड़ जाता है कि प्लेयर क्यों नहीं आ पा रहा है। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन ट्रॉफी मैचेस में काफी बार ऐसा हुआ है कि प्लेयर, सपोज जैसे एक प्लेयर था, कभी वो वॉशरूम गया हुआ था, उसी टाइम पे एक बैट्समैन आउट हो गया, वो रेडी था नेक्स्ट बैट्समैन आने के लिए बट वो वॉशरूम में था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर हमको वेट करना पड़ता है। लेकिन रीजन पता पड़ जाता है तो फिर हम लोग आउट नहीं देते उस टाइम पे, क्योंकि हमको पता है कि वो इमरजेंसी के लिए वॉशरूम में गया हुआ है। तो ऐसे काफी बार हो चुका है ऐसा कि बैट्समैन 3 मिनट तक नहीं आ पाया अंदर। आप कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं सर। जी। आपका फेवरेट बॉलर कौन है? फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर तो बुमराह। और फेवरेट बैट्समैन? रोहित। फेवरेट टीम? फेवरेट टीम वो तो मैं बता नहीं सकता। नहीं, आप बता सकते हैं, आईपीएल की फेवरेट टीम बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, वो बोला ना, हमको ऐसा कोई फेवरेटिज्म कुछ भी नहीं किसी चीज की। अच्छा, मतलब इस तरीके का कोई नियम होता है क्या कि मतलब बताया जाता है कि आपको नहीं बताना ऐसा फेवरेट नहीं है। टीम अपना? नहीं है ही नहीं, एक्चुअली मैं नहीं है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी है हुआ ही नहीं कि मैं किसी टीम में, तो इवन टीवी में मैच भी नहीं देखता हूँ अगर मैं अंपायरिंग नहीं कर रहा हूँ तो। शुक्रिया नितिन, आपने हमें वक्त दिया और आपने अंपायरिंग से जुड़ी कई सारी बातें बताई। आगे भी किसी मसले पर हम आपसे बात करेंगे। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।